So, okay, I think I'm visible. I'm audible to you. Okay. So, guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि अपनी इकोनॉमिक्स में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। और ये लेक्चर जो होगा ये आपको काम आएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में। और साथ में अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, खासकर बैचलर्स लेवल पे, तो उसमें ये काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैं पढ़ने पहले अपने बारे में बता देता हूँ। तो माई सेल्फ इज़ काज़ी नूरुल मतीन और मैं एक एमएससी का स्टूडेंट हूँ, जो कि आईआईटी दिल्ली में फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। या सो हालाँकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक, उसके बारे में सीधे मूव करते हुए उस पे आते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। ओके, सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि हम किसी भी देश की नेशनल इनकम जो है, जो देश की इनकम है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है और कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसका ज़िक्र तो आप लोग ने कई बार सुना होगा, जिस जैसे कि जीडीपी हो गया, आपका, ठीक है? तो जीडीपी क्या होता है आपका, ठीक है? तो इस बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि किस तरह से आपका डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स डिफरेंट होते हैं। ओके? तो इस पे हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है? या ओके। तो कुछ जो टर्म्स हैं वो कौन-कौन से हैं? जीडीपी, एनडीपी, मेबी आप लोग ने इनके बारे में सुना हो, एनडीपी, एनएनपी। फिर इसको हम लोग थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली समझ नहीं पाते कि क्या मतलब है जीडीपी का, क्या एनडीपी का, क्या एनएनपी का। तो आज इन सब पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं जीडीपी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? तो जीडीपी ना नाम और इसकी जैसे कि ग्रॉस, इसका फुल फॉर्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ओके? करता क्या है ये मेज़र? ये चीज़ मेज़र करता है कि किसी एक कंट्री में कि कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं एक इकोनॉमी में इन अ ईयर। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मेज़र है ये, किस चीज़ का मेज़र है? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ या प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। इन अ ईयर इन अ इकोनॉमी। हुँ, ओके। तो हम गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस को उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर करके हम ये जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? किसी एक स्पेसिफाइड टाइम में हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आपका, हम स्पेसिफाइड टाइम ले रहे हैं इन अ ईयर और टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए और इकोनॉमी भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात होती है। किसकी बात होती है जीडीपी में? डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का और इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है? तो यस, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, जैसे कि इंडिया हो गया, तो अगर इंडिया की बाउंड्री में जो आ रहा है वो जीडीपी इंडिया का माना जाएगा, जीडीपी में आएगा। ठीक है? अब डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की क्या होती है? एज़ यू नो कि हमारी टेरिटरी में जो आपकी नॉर्मल इकोनॉमिक टेरिटरी है, जो कि आप मैप में देखते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी जिसमें, ठीक है, जो हम लोग मैप बनाते हैं इंडिया का, या या सो मैप तो कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस मतलब लाइक थोड़ा-सा समझ आना चाहिए कि हमने मैप, इंडिया का मैप बनाया और साथ में इसके कुछ टेरिटोरियल वाटर होता है, जो कि हमारा जो पानी पे जितना कि इंडिया का होता है कि इंडिया उस पे अपने मतलब कोई वाटर के रिसोर्सेज़ हैं या वाटर के जो इंडिया के कंट्रोल में होता है,
तो वो किसी भी कंट्री का एक टेरिटोरियल वाटर होता है, तो वो भी आता है इसकी टेरिटरी में। इसके बाद एयर भी आएगा टेरिटरी में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या-क्या आता है। लेट्स सपोज कि एक चीज़ जो याद रखनी है, एम्बेसीज़। अगर आपकी कोई एम्बेसी किसी और कंट्री में है, तो वो भी उस टाइम पे, जैसे कि इंडियन एम्बेसी एम्बेसी है, लेट्स सपोज यूके में, ठीक है, इंग्लैंड में है, तो उसमें भी वो आपकी एम्बेसी इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है? तो एम्बेसी हो गई, कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है इंडिया, तो वो सब चीज़ें इंडियन टेरिटरी में आ जाती हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई कि जीडीपी में कि जो हम स्पेसिफाइड एक जगह की बात कर रहे थे, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, और टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम की भी बात थी। टाइम क्या लेते हैं हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए? 1 साल का टाइम लेते हैं कि हर साल हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं विदिन अ ईयर, 1 साल में, कि कितनी क्या प्रोड्यूस हुआ। ओके, ठीक। अब बात आती है कि आपने ये बात बता दी कि डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन हम लेते क्या हैं इसमें? हमने बात करी थी मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, मतलब उसकी कितनी कीमत है, मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। और किसकी? फाइनल गुड की, फाइनल गुड की मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। अब ये फाइनल गुड से क्या मुराद है? थोड़ा-सा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हम ब्रेड का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ब्रेड है, तो ब्रेड व्हीट से, आटे से बनी है ब्रेड, ठीक है? आटे की कॉस्ट मान लेते हैं कि आपका 30 रुपीज़, लेट्स सपोज आटे की कॉस्ट है 30 रुपीज़, ओके। और फिर जो ब्रेड है, उसकी फाइनल कॉस्ट है लेट्स सपोज 50 रुपीज़। तो हम किस प्राइस को लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसकी, इज़ नॉट लाइक कि 80 रुपीज़ नहीं आ गया। अगर आप 30 फिर 50 करके 80 रुपीज़ नहीं आएगा जीडीपी, हम फाइनल गुड लेंगे। फाइनल गुड क्या है? 50। तो दिस इज़ व्हाट वी टेक। इसको हम अकाउंट में लेते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट का जो मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो दिस इज़ द 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ ये मॉनेटरी वैल्यू ली जाएगी अकाउंट में, ठीक? तो इसी की बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ओके, ओके। तो अब आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि आखिर फाइनल गुड ही क्यों लेते हैं? तो देखिए, अगर हम फाइनल गुड नहीं लेंगे तो डबल काउंटिंग हो सकती है ना? अगर आपने व्हीट भी ले लिया, फिर आपने ब्रेड, दोनों काउंट कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हीट बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेड में इंक्लूड हो गया है। जब जिसने ब्रेड बनाई होगी, उसने ऑब्वियस सी बात है व्हीट खरीद के बनाई होगी। तो हम इसलिए फाइनल गुड को लेते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है? तो सिंपल सा है, टू प्रिवेंट डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को प्रिवेंट करना है हम लोग को, ठीक है? आपने डबल काउंटिंग प्रिवेंट कर दी। अब अगर 2 गुड की बात हो रही है यहाँ पे, फाइनल गुड और एक है इंटरमीडिएट गुड, है ना? कि इंटरमीडिएट गुड। तो इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क समझ लेते हैं। वैसे तो क्लियर है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड में, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ओके। तो फाइनल गुड की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की या एक प्रॉपर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूँ, तो फाइनल गुड वो होगा जो कि इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ जाए, ठीक है? द गुड कम आउट ऑफ इकोनॉमिक फ्लो। इससे क्या मतलब हुआ कि अब आगे वो फाइनली एक कंज्यूमर के पास चला गया है, वो उसको कंज्यूम करेगा, वो फाइनली उसको आगे यूटिलाइज़ करके उससे कोई पैसा जनरेट नहीं करेगा, ठीक है? तो इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ जाए, ठीक है? या जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ कि ब्रेड की बात कर लेते हैं, चलिए। मान लिया आपने ब्रेड खरीदी खुद घर के लिए अपने। अगर ये ब्रेड अपने घर के लिए खरीदी है, एक कस्टमर ने, और खाने के लिए ली है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा गुड हो गया? फाइनल गुड है। लेकिन लेट्स सपोज़ कि आपकी एक शॉप है और आपने उस इस ब्रेड को अपने लिए नहीं, इससे आप अपनी शॉप में इसे सैंडविच बनाते हैं और आप फिर सैंडविच को सेल करते हैं। सैंडविच को सेल करते हैं। तो अब की बार इस ब्रेड को हम फाइनल गुड नहीं कह सकते। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल गुड क्या हो गया इस बार? सैंडविच हो गए। तो सैंडविच का जो प्राइस है, उसको आप फाइनल गुड में लेंगे,
फाइनल गुड, और उससे ही जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। ये नहीं कि आप ब्रेड को लेंगे, फिर नहीं ले सकते ब्रेड को। तो जो फाइनल गुड है वो इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई है कि फाइनल गुड क्या होता है। ठीक, एक और डाउट आता है और एक सवाल रहता है, क्या सेकेंड हैंड जो है कोई सामान हम खरीदते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सेकेंड हैंड मार्केट। ठीक, लेट्स सपोज कि मैंने एक आईफोन खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए। अब ये तो हमने जो भी खरीदा 38,000 40,000, लेट्स सपोज कि नहीं खरीद रहे बहुत महंगा वाला, ठीक है, खरीद लिया हमने 7 प्लस खरीद लिया, कोई ऐसा खरीद लिया, ठीक है। तो अब इस आईफोन को मैं फर्दर किसी को बेच देता हूँ, ठीक है, रीसेल कर दिया या फिर ओएलएक्स पे बेच दिया, तो क्या अब जो ये जब बेचा है सेकंड हैंड को, तो क्या इसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर इज नो, नहीं। फाइनल गुड का प्राइस जो था वो ये था, यही आपका कैलकुलेट होगा। फिर आपने बेचा, क्या किया क्या नहीं किया, वो जीडीपी में नहीं होता। तो एक बात याद रखनी है, जो सेकेंड हैंड मार्केट है और जो रिसाइकल मार्केट है, और जो रिसाइकल वाला मार्केट है, ये दोनों के दोनों ना, सेकेंड हैंड मार्केट और रिसाइकल मार्केट, ये नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी, जीडीपी का पार्ट नहीं है, दोनों जीडीपी का पार्ट नहीं है। ठीक, रिसाइकल मार्केट एंड सेकेंड हैंड मार्केट, यस। सो ओके, नाउ अभी हम देखना चाह रहे हैं फाइनल गुड के कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड की कैटेगरी कर लेते हैं फाइनल गुड के बारे में। तो देखते हैं, देखो फाइनल गुड हो गया, तो फाइनल गुड दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो कंज्यूमर गुड हो, क्या हो, कंज्यूमर गुड, और या फिर कैपिटल गुड हो। ठीक, तो एक कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में क्या फर्क है, इसको समझ लेते हैं। कंज्यूमर मतलब जो लास्ट में अपने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूमर एक कंज्यूम करता है। जैसे कि हम, लेट सपोज मैं एक बाइक खरीदता हूँ और मैं इसको खुद चला रहा हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो गई, पर्सनल यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई कॉल कंज्यूमर गुड, अभी बाइक। लेकिन लेट सपोज यही एक बाइक है, अभी भी बाइक है, बट मैं इसको एज अ, मान लिए जूम बाइक, कोई कंपनी है जो कि मतलब बाइक रेंट करती है, इस टाइप से जूम बाइक, तो फिर क्या होगा, तो ये अब हमारा ये बाइक जो है, ये हमारी बिल्कुल भी फायर गुड नहीं कराएगी, कैपिटल गुड कराएगी, क्योंकि हम इससे कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, हम इससे पैसा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम सर्विस ले रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज है सर्विस में। जैसे अब मान लीजिए कि, तो ये समझ आ गई बात आपको? ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से क्या बाहर आई, नहीं आई? नहीं आई थी, देखिए एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से, क्योंकि आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, मतलब उस गुड के टाइप को चेंज कर दिया। बाइक एज अ पर्सनल यूज के लिए थी, कंज्यूमर गुड था, फाइनल फ्लो में थी। लेकिन जब आपने एज अ कैपिटल गुड क्या किया, इसको लाइक एज अ यूज करने लग गए आप, फॉर योर, टू जनरेट प्रॉफिट, फॉर जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। ओके, ओके, तो कैपिटल गुड के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल गुड को क्या कहते हैं? जो कैपिटल गुड है, अगर कितना कैपिटल गुड बनाया जाएगा एक साल में किसी एक इकोनॉमी में, उसको टोटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी, वो भी इन अ ईयर, तो इसको क्या कह देते हैं? तो नाम से ही समझ आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया हमने, कैपिटल गुड है, उसको कहीं यूज करेंगे, कैपिटल जनरेट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। या फिर इसको अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी हमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इसके बारे में समझ आ गया कि क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और क्या आपका
कैपिटल गुड किस तरह से क्यों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कराता है, ठीक है। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा आगे चलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, टोटल कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ ईयर, है ना, और इकोनॉमी और ईयर अपने आप जोड़ सकते हैं, समझ गए, ठीक। अच्छा, आप लोग ने कई बार एक बात सुनी होगी कि अगर कोई चीज को हम लोग खरीद लेते हैं, लेट्स सपोज आज मैंने एक चीज खरीद ली, आज मैंने एक एक्स चीज खरीद ली, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए, लेट्स सपोज टी टाइम के लिए मैंने इसको अपने पास रखा, 1 साल 2 साल कितना भी, तो क्या, और मैंने इसको यूज नहीं किया, क्या फिर भी इसकी वैल्यू कम होती है नहीं होती? तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कम होती है। तो ये क्या होता है, जो वैल्यू कम हो रही है इसको क्या कहते हैं, डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है, मतलब कि फाइनल गुड कितना कंज्यूम हो गया, ये देख रहे हैं। डेप्रिशिएशन क्या होता है, द फाइनल गुड कंज्यूम्ड इन अ ईयर, इन अ स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम ईयर मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल में कितना फाइनल गुड कंज्यूम हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं 10% डेप्रिशिएशन है, तो 10% डेप्रिशिएशन का मतलब कोई चीज मान ली 50,000 की है, तो ऑब्वियसली अगले साल वो 45,000 की, 5,000 उसका प्राइस घट गया है, अगले साल फिर 40 की हो जाएगी, सॉरी इसकी नेक्स्ट आपका 10% प्राइस और घट जाएगा, तो ऐसे डेप्रिशिएट होता रहता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिशिएशन, ओके। तो डेप्रिशिएशन, लेकिन अब डेप्रिशिएशन को क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको कनेक्ट करना है किसको, किसी कंट्री ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल गुड में इन्वेस्ट किया 1 साल में, उसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस कर दो, ये कितना वो डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएशन माइनस कर दो, तो जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो कई बार नेट इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन गया, बना नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पे जाएंगे, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, जब इसमें कई बार यूज होगा, स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो डिफाइंड बाय पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मान लो कर्जा, डेप्ट, बोलूंगा तुम्हारे पास कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर, तुम बोलो 2,000 रुपए या 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 20 लाख, 2 करोड़, जो भी कर्जा है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस टाइम पे कितना कर्जा है, मतलब राइट नाउ, राइट है आपका कितना कर्जा है, ठीक। या कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो राइट नाउ कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, ठीक। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है फिर, जो कि किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब सेम चीज ये किस में होता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इनकम बोलता हूँ मैं, इनकम, तो क्या तुम लोग बता सकते हैं इनकम क्या एक स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है? तो ऑब्वियसली इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, रीजन इज, इनकम डिफाइन करो, तो मैं बोल दूं 2 लाख, क्या मतलब ये 2,000, 20,000, 2 लाख, 2 लाख का क्या मतलब है, जब तक मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरी 1 महीने की है या 1 साल की है, तो जब तक कि एक टाइम का पीरियड डिफाइन ना करूँ, जब तक ये अपना कोई महत्व नहीं रखता, तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है।
जीडीपी है आपका, तो जीडीपी अपना हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं जीडीपी को भी, और इसी हिसाब से आपका प्रॉफिट मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ, तो अब बोलूँगा कितने टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना? 1 महीने में 20,000 का हुआ, 1 साल में 20,000 का, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। ओके। हुँ। तो स्टॉक में चेंज इज़ क्या बनता है? फ्लो। अगर स्टॉक में चेंज हो गया, लाइक कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं, ठीक है? कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, तो क्या बन गया? जीडीपी, ठीक है? ओके, तो चेंज मतलब कभी भी स्टॉक में चेंज को, कभी भी चेंज इन स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, थोड़ा सोचिए इस पे। या तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा? या सो ओके, तो जीडीपी में 2 टर्म्स जानने ज़रूरी हैं। कौन-कौन से? एक रियल और एक नॉर्मल जीडीपी। रियल एंड सॉरी नॉमिनल जीडीपी। आई सेड नॉर्मल, डोंट नो व्हाई। या सो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। सो काफ़ी लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर रियल जीडीपी क्या है सर और नॉमिनल जीडीपी क्या है? ठीक, तो ज़रा-सा इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी होता है, वो हम अपने गुड का प्राइस करंट प्राइसेस पे निकालते हैं। अपने गुड्स का प्राइस करंट प्राइसेस पे निकालते हैं, मतलब एट करंट प्राइसेस देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि जीडीपी जो निकालते हैं करंट प्राइसेस पे, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। दूसरी कौन-सी होती है? रियल जीडीपी। ये क्या होता है? इसमें हम किसी एक साल को बेस ईयर मानते हैं, बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हैं, बेस ईयर प्राइस पे हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है? तो थोड़ा और समझते हैं इसको। लेट्स सपोज़ कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो अभी समझ आ जाएगा ये चीज़। जैसे अच्छा, पहले 1 सेकंड, बेस ईयर अभी जो है हमारा 2011-12 का है ना? और इससे पहले क्या था? 2004-5 का था इससे पहले, जो कि अब 2011-12 का है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैंने क्या खरीदा? कुछ कोई भी चीज़ बताइए, जैसे लेट्स सपोज़ मैंने कुछ कप्स खरीदी, और जो कि ₹20 की 1 कप थी, और मैंने ऐसी अ, 10 कप खरीदी, ठीक है? तो लगभग ₹200 की कप हो गई। मैंने अभी इसी साल की बात है, 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में की खरीदा है ये। और इसी टाइम मैंने साथ में मग्स भी खरीदे कुछ, मतलब जग खरीद लिए, ठीक है? जग खरीद लिए जो कि ₹100 का एक था, तो वो मैंने 8 खरीद लिए, तो मेरे पास ₹800 के हो गए, है ना? तो टोटल मिला कर के मैंने ₹1000 का सामान खरीदा, ठीक है? तो ये 1000 का सामान है, तो ये मैंने क्या किया? ऐड किया अपनी जीडीपी में, 1000 का एडिशन किया, ठीक। ये जो प्राइस है इसका, ये हमारा इसका अभी 2020 का प्राइस है, तो ₹1000 ऐड कर दिए, ठीक। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको कि क्या कैसे होता है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, अभी इस पे वापस आएँगे स्लाइड पे। हाँ, तो हमने लेट्स सपोज़ 2019 में आपकी जीडीपी ₹10,000 की थी। अभी आपने क्या किया? ₹1000 का और सामान खरीद लिया इस साल। तो जीडीपी में आपने क्या ऐड कर दिया? 10,000 में 1000 ऐड किया, तो आपकी ग्रोथ कितनी हो गई? 10% की आपने ग्रोथ ले हो दिख रही है आपको, 10% की ग्रोथ है जीडीपी में। ओके? या नाउ अगर आप यही चीज़ करंट प्राइसेज़ पे ले रहे हैं, पे इसका जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, तो हमें 10% की ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रियल में यूज़ होता है, वो रियल जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज़ कि आपने यही सेम चीज़ें खरीदी थी, हमने कितने कप खरीदी थी? हमने 1 कप खरीदी थी, आप लोग ने 1 सेकंड, कितनी कप खरीदी थी हमने? 20 कप खरीदी थी। 20 कप खरीदी, और अब हमने इसका जो प्राइस निकाला, वो हम देख रहे हैं 2011-12 में इसका क्या प्राइस था। 2011-12 में लेट्स सपोज़ इसका प्राइस जो था
2011-12 में 5 रुपए था, ठीक है? तो इंटू 5 तो 100 रुपए की आ गई आपकी कप्स। इसे जग की बात करते हैं, तो आपने 8 जग खरीदे, तभी भी 8 जग खरीदे, तब इसका प्राइस क्या था? तो इसका प्राइस था उस टाइम पे लेट्स सपोज कि 50 रुपए, तो कितना आ गया? 400 आ गया। तो अब कितना मिला? 500 रुपए मिलता है। तो अभी भी देखिए आपने सामान उतने ही खरीदा, पहले जितने आपने कप्स एंड जग खरीदे थे, उतने ही कप और जग आज भी खरीदे, ठीक? मतलब कि आपने इसी प्राइस पे भी सेम आइटम खरीदा, बट एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसका प्राइस देख रहे हैं जो आज के दाम के हिसाब से कि आज उस चीज़ का दाम कितना है। एक बार हम देख रहे हैं कि उसका दाम अपने बेस ईयर के हिसाब से, तो 11-12 क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक बेस ईयर है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका दाम देख रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रियल जीडीपी, ठीक। अब बताइए इसमें आपने कितना ऐड किया? 10,000 आपका था पहले से, आपने ये 500 ऐड किया, तो जीडीपी ग्रोथ कितनी आई? 5% की। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप कि ये जो 5% की ग्रोथ है, ये रियल ग्रोथ तो 5% है, जबकि हमारी नॉमिनल ग्रोथ जो है, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% की है। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% की क्यों आ रही है और इसकी 5% की क्यों आ रही है? ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तो इसको, ये जितना डिफरेंस होता है, इससे क्या समझते हैं? इसको हम एक ग्राफ पे दिखाते हैं और समझाते हैं आपको क्या आखिर इससे मतलब क्या है, उससे हम समझते क्या हैं। और हालाँकि अभी जो मैंने जीडीपी कैलकुलेट करी है ग्राफ पे जाने से पहले, तो वो मैंने सिर्फ़ 1 आइटम के लिए 2 आइटम ले लिए यहाँ पे, चलिए ठीक है, 1 नहीं 2 ले लिए। लेकिन एक कंट्री में बहुत सारे आइटम्स बन रहे होते हैं और सबके साथ, तो सबका कैलकुलेट करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, इज़ अ क्वाइट डॉन्टिंग टास्क, और ये टास्क जो है आपका बहुत मुश्किल है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मान ली 2011-12 में उसका प्राइस ही नहीं है, मान ली कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है 2000, जो कि आपने अभी न्यू इनोवेशन 2020 में आई है, इससे पहले थी नहीं, तो उसका आप जो प्राइस लेंगे वो आप कैसे ले लेंगे? आप उसका रियल प्राइस कैसे ले लेंगे? नॉमिनली लेना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये बेस ईयर चेंज करना पड़ता है बार-बार। जितने हम लोग बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं? मतलब एक तरीके से चेंज करना होता है, ये नहीं कि आप एकदम चेंज करते रहेंगे, एकदम चेंज करते रहेंगे तो फिर आपका कंपैरिज़न खराब हो जाएगा। तो एक ट्रेड ऑफ है कि आपको बेस ईयर चेंज भी करना है और साथ में एकदम फ्रीक्वेंटली भी चेंज नहीं करना है, ताकि आपका एक कंपैरिज़न बना रहे, ठीक? तो इससे पहले बेस ईयर हुआ करता था 2004-5 का, फिर 2011-12 हो गया और अभी चल रही है बात कि हो सकता है बेस ईयर चेंज हो जाए, ठीक? तो दिस इज़ द थिंग जो कि हमको जानना था। ओके, तो जीडीपी, अच्छा अभी हम लोग सुनते आते हैं जो जीडीपी ग्रोथ इंडिया की, अभी जीडीपी माइनस में पहली बार गई है, जैसे -23 या 24 जितना भी परसेंट चला गया इस क्वार्टर में कोरोना के बाद। हमारा जो ग्राफ वहाँ पे शो करेगा कोरोना से पहले तक, वो भी काफ़ी जीडीपी ग्रोथ तब भी हमारी काफ़ी कम हो चुकी थी, 5% की। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है और इसमें ग्राफ से हम समझते हैं, ठीक है? तो 1 सेकंड वापस से ग्राफ पे आते हैं और इसको समझाता हूँ ग्राफ को आपको। यस, सो आई वाज़ टेलिंग अबाउट दिस थिंग ना, तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। तो आपने अभी हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था उसमें क्या देखा था कि ऑब्वियस सी बात है, रियल जीडीपी हमेशा, मतलब इन जनरल अगर हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रियल जीडीपी का ग्राफ है, सॉरी आई मीन नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होता है जो रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी की आप देखिए ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो ग्रोथ रेट है वो आपका जो रियल जीडीपी का है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ऐसा अभी हमने थोड़े पहले अपने एग्ज़ाम्पल में भी देखा था कि जब 1000 रुपीज़ का हमने, क्योंकि जब अपना सामान बेचा था तो 10,000 में 1000 ऐड हुआ, 10% का ग्रोथ रेट दिख रहा था, जो कि एट करंट प्राइसेस पे था। करंट प्राइसेस पे मतलब नॉमिनल, ठीक है? और हमने जब बेस ईयर के हिसाब से लेके देखा, जो कि अपना रियल बेस ईयर हमने लिया, हमको पता है 2011-12, तो हमने क्या देखा, वो सामान जो उतना ही सामान, उसकी वैल्यू 1000 नहीं 500 रुपए ही थी। तो वो 5% का ही ग्रोथ आ रहा था। तो यहाँ पे क्या देखा, ये 10% ग्रोथ है, उसी चीज़ की ग्रोथ 5% है जब हम इसको रियल टर्म्स में देखते हैं, ठीक। तो
यहाँ पे भी हमने वही चीज़ जो यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट की थी, वो चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है आपको। ग्राफ ऊपर आ रहा है और इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है? ये होता है आपका इन्फ्लेशन, कि कितना इन्फ्लेशन आया है। जितना का आपका दाम बढ़ेगा, लेट्स सपोज़ ये दाम इतना नहीं बढ़ा होता, इन्फ्लेशन कम होता, तो अभी जो आपका सामान मान लीजिए कि इन्फ्लेशन कम होता, दाम कम बढ़ा होता, तो वो सामान 1000 का ना होके 800 का होता लेट्स सपोज़, तो 8% ग्रोथ रेट होती, तो 5%। तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है लेट्स सपोज़ 8 पे आता और अभी 10 पे आ रहा है लेट्स सपोज़। तो जितना इसके बीच में गैप कम है, उतना कम इन्फ्लेशन है, जितना गैप ज़्यादा है, उतना इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे कब क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर वन के 2018 के क्वार्टर वन में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करना चाहें इन्फ्लेशन को 2016 के क्वार्टर फोर में इन्फ्लेशन काफ़ी कम थी, ठीक है? या तो ये चीज़ इन्फ्लेशन होती है, ठीक। तो ये जो आपकी ग्रोथ है, ये एक क्या कह रहे हैं, हमारी इस टोटल ग्रोथ है। तो जैसे कि हमारी इकोनॉमी कितनी है, 2.9 ट्रिलियन की है, तो प्लस इसमें ग्रोथ है 5% की ग्रोथ थी, ठीक? ये आपकी फाइनेंशियल क्वार्टर वन में कोरोना से पहले। अब कोरोना के बाद तो आपको पता है कि ये एकदम डिप करके लाइक माइनस में चला गया, ठीक? अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके ज़हन में कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल से कम आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सर नॉमिनल जीडीपी रियल से कम आ जाए? ये ऐसे ग्राफ आ जाए? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इन जनरल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? यहाँ इन्फ्लेशन है तो ये क्या होगा? डिफ्लेशन, ठीक है? डिफ्लेशन हो गया तो अगर चीज़ों के प्राइसेस घट रहे हैं तो आपका ये अ, जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल से कम हो जाएगी, लेकिन इन जनरल ऑब्वियस बात है, इन्फ्लेशन है हमारा, इन्फ्लेशन 3% से लगभग कंट्रोल करना होता है, 3% करीब इन्फ्लेशन कंट्रोल है, अभी कंट्रोल में है। खैर, तो अगर आप इसी ग्राफ को थोड़ा पीछे जाएंगे क्वार्टर का ना करके, एक अगर आप थोड़ा सा 2011 का और 2011 से लेकर 2020 के बीच का ग्राफ देखेंगे और भी 2010 से देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा 2011-12 के टाइम पे, 2011 के टाइम पे, 12 के टाइम पे, इस टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन योर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है 2011-12 में, ठीक है? तो इससे ये बात क्लियर हो गई जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये ग्राफ क्या डिनोट करता है और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है। नॉमिनल जीडीपी कब देखते हैं? जो कि हमारे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखते हैं, और वहीं रियल जीडीपी कब देखते हैं? जो कि हमारा बेस बेस ईयर के हिसाब से देखते हैं। और अभी बेस ईयर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका, अभी बेस ईयर क्या है? तो या आप लोग को क्लियर है, बेस ईयर भी 2011-12 का लेके रखा हुआ है, ठीक है? और ये एक ट्रेड ऑफ होता है, लाइक हमें क्योंकि हमें इसको कंपैरेटिव भी बनाना है और साथ में ऐसा भी नहीं कि बहुत आउटडेटेड हो जाए, ठीक? तो इसी बेसिस पे हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। अभी चेंज होने की बात हो रही है, होपफुली चेंज हो जाएगा। और यस, हाँ, तो अब बात आती है सर, ये हम 2-2 जीडीपी देख रहे हैं, रियल जीडीपी भी देख रहे हैं और हम नॉमिनल जीडीपी भी देख रहे हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, अगर मुझे कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रियल जीडीपी से कंपेयर कर लूँ। 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना है, उसकी उनकी इकोनॉमी को कंपेयर करना है, तो मैं रियल जीडीपी से कंपेयर करता हूँ। और वहीं मुझको नॉमिनल जीडीपी का यूज़ आएगा कि मुझे बिटवीन क्वार्टर्स कंपेयर करना है। तो बिटवीन क्वार्टर कंपेयर करना है देखिए, तो आप आराम से नॉमिनल जीडीपी से भी कंपेयर कर सकते हैं। वो आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा, ठीक है? तो बिटवीन क्वार्टर्स के लिए नॉमिनल जीडीपी इज़ अ गुड मेज़रमेंट, ठीक है? अगर क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में देखना है। और ये देखिए, इवन हमारी नॉमिनल जीडीपी गिरती जा रही थी, यहाँ से इस क्वार्टर से गिरने ही शुरू हो गई थी जीडीपी अपनी, और ये तो 5% पे, जो कि हमारी ग्रोथ रेट देख रहे हैं आपको कि कैसे ग्रोथ रेट कम हुई है। ओके, किस तरह 2017-18 की स्टार्टिंग में क्वार्टर 1 में किस तरह से ग्रोथ रेट घटी है, तो या इकोनॉमी अभी काफ़ी डाउन है। यस, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे
क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के अब सारे लेक्चर लेने वाला हूँ कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं, जिससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है और हम कैसे इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और कौन-कौन से फैक्टर इकोनॉमी को कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से किसी देश की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनली क्या-क्या रहता है चीज़ें, किस तरह से। और इसमें हम लोग आगे भी स्टॉक भी पढ़ने, मार्केट डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जीडीपी का मैंने ये बता दिया आप लोग को। एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, फिर ये जीडीपी का कंप्लीट करते हैं और फिर मैं कैलकुलेशन बताऊँगा जीडीपी की नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो एक रेशियो निकाल लेते हैं, किसका? नॉमिनल जीडीपी का, जो मतलब कि नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया? जो अभी के प्राइसेस पे नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का, ठीक है? इस रेशियो को क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ठीक है? डिफ्लेटर कहते हैं, ओके? तो जितना ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी और इसके रेशियो जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जीडीपी डिफ्लेटर ज़्यादा होगा, ठीक है? ओके, और वही आपका एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंस है ये ना? हुँ। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये पहला लेक्चर समझ आया होगा एंड दिस वाज़ माय वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ और या आई विल आल्सो इम्प्रूव विद टाइम। ओके, बाय, थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।